सच्ची थी। यह उस दृश्य में थी जहां टॉम क्रूज फॉर्म छोड़कर चला जा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वह पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन कौन आना चाहता है? और सब लोग मौन और स्तब्ध हैं। केवल एक औरत बोलती है, मैं आना तो चाहती हूँ, परंतु मेरे 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। यह वाक्य शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा वक्तव्य है। यह उस तरह का वक्तव्य है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल तनख्वाह बढ़ने की आशा लगाए रखते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज्यादा योग्यताएं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके, परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, रोजमर्रा की यह गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? छोटे हैमस्टर्स की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है। पहली बात तो यह कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात से चिंता होनी चाहिए और बाकी बचे 50% में से भी 75 से 80% लोगों को नाम मात्र की पेंशन मिलेगी, जो $55 या $150 या $300 प्रति माह होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कार्पेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म के मुख्यालय में गया और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जिसकी विशेषज्ञता बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं तैयार करने में थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है? मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कार्पेल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज्यादा खतरनाक नए 401 के प्लान में अंतर को स्पष्ट करते हैं। ज्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है और यह तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिंग होम सुविधा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की पुस्तक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस $30,000 प्रति वर्ष से $1,25,000 प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके के साफ सुथरे परंतु साधारण नर्सिंग होम में गए और उन्होंने 1995 में कीमत को $88,000 पाया। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देश के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे यह फैसले विशुद्ध रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वृद्ध हैं। अगर मरीज वृद्ध है तो वे अक्सर मेडिकल केयर को अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर्मचारी भविष्य में देख पा रहे हैं या उनकी भविष्य दृष्टि केवल उनकी अगली तनख्वाह तक ही हो जाती है और वे अपने आप से कभी दूरगामी भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते। जब मैं ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के सामने बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज की सलाह देता हूँ। मैं यह सुझाव देता हूँ कि मैं अपने जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण रखें। केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय, जो हालांकि महत्वपूर्ण है, मैं सुझाव देता हूं कि वे एक और काम करने लगें जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दे। अगर वे सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं जो लोगों के मन से झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण होते हैं। लंबे समय में शिक्षा धन से ज्यादा मूल्यवान है। जब मैं यह सुझाव देता हूं तो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया होती है, पर इसमें बहुत झंझट है, या मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है कि जवाब में मैं पूछता हूं, तो आप जिंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी आय में से 50% आप सरकार को दे दे? दूसरे वक्तव्य, मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है, के जवाब में मैं कहता हूं, मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता हूं, परंतु मैं वहां इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज्यादा फिट हो सकूं और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकूं। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बुढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते।
जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार न हो, बदलना बहुत कठिन होता है। परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दोराहे पर खड़ा है, मेरा सुझाव जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फैसला लेना है। एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूं, परंतु एक बार मैं वहां पहुंच जाता हूं और काम शुरू कर देता हूं तो मुझ में इसमें मजा आने लगता है। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था। अगर आप कुछ नया सीखने के प्रति अनिच्छुक हो और इसके बजाय आप अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हो, तो यह सुनिश्चित कर ले कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वह यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा के लिए ही बनाई जाती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर के कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। मेरे अमीर डैडी ने दूसरी ओर जिंदगी भर यह कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन पाए। वे सफल हुए। हालांकि यूनियन काफी करीब आ गई थी, परंतु अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फायदे दिखते हैं और उनकी जरूरत दिखती है। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं, उच्च विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज उड़ाने के करियर में गया होता तो मैं ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत तगड़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती जिसका मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था। अगर मुझे उस उद्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जीवन की दक्षताएं किसी दूसरे उद्योग में उतनी बहुमूल्य नहीं होती। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास हवाई उड़ान का 1 लाख घंटे का अनुभव हो और जो हर साल $1.5 लाख कमा रहा हो, उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। दक्षताएं एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन उद्योग में जिन दक्षताओं की जरूरत होती है और जिसके लिए पायलटों को ज्यादा वेतन दिया जाता है, वे स्कूल सिस्टम में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। आज डॉक्टरों के लिए भी यह सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, कई मेडिकल विशेषज्ञ मेडिकल संगठनों जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेवल यूनियन है। NEA यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मूल्य अपेक्षाकृत काफी कम होता है। तो नियम यह है, उच्च विशेषज्ञता हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूँ, आप में से कितने मैकडोनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूँ, अगर आप में से ज्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडोनल्ड आपसे ज्यादा पैसे बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडोनल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगा देते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है। वह काफी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उसने इस पैसे से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। यह विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में खत्म हो गई। अब वह पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। यह एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है, परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब केवल यही था कि विज्ञापन करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वह सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसे कमा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं है बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने की दक्षता को पैना करने
में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक लाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद मैकडोनाल्ड सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बनाता है, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत